हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी की तैयारी चल रही है बड़े शानदार तरीके से पढ़ने, और उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज जो बेटा क्लास है आपकी प्रॉपर अलंकार की है। इसमें मैं आपको केवल अलंकार के बारे में ही बताऊंगा और अलंकार के क्वेश्चन ही है इसमें, जो अच्छे तरीके से आपके पूरे अलंकार रिविजन हो जाएंगे कि अगर यहाँ से अलंकार से अगर मतलब कोई क्वेश्चन अलंकार से बनता है एग्जाम में तो आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से अलंकार के बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, सब जने यहाँ पर पढ़िए और इसका आंसर लगाइए बेटा कि क्या इसका आंसर होगा कि अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब कुछ अलंकार जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है लाटानुप्रास अलंकार, क्या ये लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा सही है। यहाँ पर जैसे इन्होंने बेटा यहाँ पर श्लेष अलंकार दे रखा है, क्या ये डेफिनेशन श्लेष अलंकार की सही है। जैसे यहाँ पर इन्होंने यमक अलंकार दे रखा है, क्या ये यमक अलंकार की डेफिनेशन सही है। आपको ये छांटना है कौन सी यहाँ पर डेफिनेशन सही है। अगर तीनों सही है तो आप आंसर डी भी लगा सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं सर ए सही है तो आप ए लगा सकते हो। तो अगर बेटा आपने इसका आंसर लगाया होगा डी ऑप्शन, सो इज द करेक्ट आंसर, और कोई इसमें आंसर नहीं लगेगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं अच्छी तरीके से। पहले आप मुझे बताओ बेटा, जो अलंकार है ये अलंकार होता क्या है। आप सभी को इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जो अलंकार है बच्चों, ये अलंकार की अगर बात करूं तो बेटा ये अलंकार दो शब्दों के योग से मिलकर बना होता है, अलम प्लस के कार से। किससे मिलकर बना होता है ये, अलम प्लस के कार से मिलकर बना होता है। जिसमें बेटा अलम का अर्थ होता है सजावट, अलम का अर्थ क्या होता है सजावट, और बच्चों कार का जो अर्थ होता है, कार का अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है, करने वाला। अर्थात मैं कह सकता हूं बेटा कि अलंकार का मतलब क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही बेटा क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का कई बार पूछा गया है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है बेटा, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपका आभूषण होता है। ये बात याद रखना। अलंकार एक काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करता है, और हम जब पढ़ेंगे तो अलंकार के जो मुख्यतः भेद होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो शब्द अलंकार जो शब्दों पर आश्रित होता है, एक अर्थ अलंकार बेटा जो अर्थों पर आश्रित होता है। और वैसे कुल अगर देखे जाते हैं तो अलंकार तीन होते हैं, एक तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक आपका होता है उभय या पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, अगर अलंकार की बात करें तो बेटा मुख्यतः दो ही होते हैं। एक अलंकार होता है बेटा आपका शब्द अलंकार। कौन सा होता है, शब्द अलंकार जो शब्दों पर आश्रित होता है, जहां शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता का वर्णन करा जाता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर होता है आपका अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार जहां अर्थों के माध्यम से काव्य की सुंदरता का वर्णन करा जाता है। एक होता है बेटा यहाँ पर उभय अलंकार। कौन सा होता है बेटा, उभय। ये आपका बेटा पाश्चात्य अलंकार भी इसे कहते हैं, उभय या पाश्चात्य, या इसको बेटा आधुनिक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है कि आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से जो अलंकार आए हुए होते हैं उसी को उभय या पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के बेटा यहाँ पर, और आप जानते हैं बेटा यहाँ पर अच्छी तरीके से। जैसे बेटा यहाँ पर इन्होंने दे रखा था लाटानुप्रास अलंकार, तो इसकी डेफिनेशन क्या ये सही है गलत है इसके बारे में जानते हैं। यहां बताया गया है बेटा तत्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति को लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। बिल्कुल बात सही है बेटा, क्योंकि लाटानुप्रास अलंकार बेटा ये एक अनुप्रास का भेद होता है। एक अनुप्रास अलंकार है बेटा, और अनुप्रास का मतलब होता है आपका आवृत्ति। क्या होता है बच्चों, अनुप्रास का मतलब आवर्ती होता है, अर्थात जहां समान व्यंजन वर्णों की आवर्ती स्वरूप क्रम से अनेक बार होती है ना, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ व्यंजन की आवर्ती देखी जाती है, स्वरूप क्रम से अगर एक या अनेक बार अगर आवर्ती कहीं दिखाई देती है ना, वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के बेटे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। उस 5 में एक लाटानुप्रास होता है, और लाटानुप्रास ये कहता है कि जहां किसी शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती सामान्य विशेष अर्थ में होती है ना, वहां पर आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए बेटा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे मैं एग्जाम्पलों में आपको बताऊंगा, आप परेशान ना हो बेटा, एक एक करके एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं कि लाटानुप्रास के एग्जाम्पल क्या है, धीरे धीरे आपको क्लियर करूंगा। दूसरा है कि श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार कहलाता है। बिल्कुल बात सही है बेटा, अनेक अर्थ। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का जो अर्थ होता है बच्चों वो चिपकना होता है, अर्थात जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, श्लेष अलंकार। तो ये भी आपकी परिभाषा सही है बेटा।
दूसरा भिन्नार्थक अर्थात निरर्थक स्वर या व्यंजन समुदायों की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है ये भी आपका, क्योंकि यमक का अर्थ होता है दो या जोड़ा, जहां एक शब्द की आवृत्ति एक या अनेक बार हो परंतु उनके अर्थों में अगर भिन्नता होती है ना, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। तो इसलिए इसका आंसर लगेगा बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे मैं एक एक करके आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी परिभाषा थी तो उसे हमने कन्वर्ट करा, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना बेटा सब जने। अगले क्वेश्चन के देखिए बेटा सब जने, दूसरी परिभाषा देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिखाई तो दे रहा होगा आपको सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। ये भी किसी की परिभाषा है अलंकारों में, आपको देखना कौन सा इसमें कथन आपका गलत है। कि उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में मतलब कि तादम्यता की प्रधानता या अभेद की प्रधानता होती है। रूपक में उपमेय उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है। लाट अनुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। बताइए बेटा इसका आंसर क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। अगर बेटा आपने इसमें लगाया होगा डी ऑप्शन तो इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऐसा कोई सा भी कथन नहीं है जो आपका गलत हो, सभी आपके कथन बेटा सही है। क्योंकि उपमा की बात करते हैं बेटा, उपमा का अर्थ होता है तुलना, ये अर्थ अलंकारों में आता है। उपमा अलंकार जो होता है किसमें आता है, अर्थ अलंकार में। और उपमा का शाब्दिक अर्थ तुलना होता है, जहां दो वस्तुओं की भी समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। या जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां आपका उपमा अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो उपमा अलंकार में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक अलंकार में अभेद आरोपण होता है, ठीक है। जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण हो या जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए वो रूपक अलंकार है। और जहां उपमेय उपमान में तुलना का भी, जहां तुलना वाली चीजें आती है वो आपकी उपमा अलंकार होती है। तो इसलिए आपका ये सही था। रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप या अभेद आरोपण होता है, ये बात आपकी सही है। जबकि उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है ना बेटा, उसमें संभावना होती है, ये भी बात आपकी सही है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, बात सही है। यमक में शब्दों की आवृत्ति होगी और अर्थों में भिन्नता होगी। जबकि लाटानुप्रास अलंकार में बेटा अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों की क्या होती है बेटा, आवृत्ति होती है। इसलिए बेटा ये भी आंसर आपका सही है। उम्मीद करता हूं आपने सामने ये डी ऑप्शन लगाया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए सब जने बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है बेटा, बताइए जरा। फिर से एक परिभाषा है, बताइए बेटा कौन सा कथन आपका सही है। कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। यह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है। या उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। बताइए कौन सा कथन सही है। अगर बेटा आप सभी ने इसका आंसर डी लगाया होगा तो इस द करेक्ट आंसर है। क्योंकि बेटा कारण और अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार ही कहलाता है। ये बात याद रखना कि जहां कार्य तो कहीं और हो और कारण कहीं और हो, कारण कहीं और कार्य कहीं और होता है, वही आपका विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुन बिन काना, ये पंक्ति जो आपकी विभावना अलंकार की है कि बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। तो याद रखना कारण ना होने पर भी कार्य का होना ही आपका विभावना कहलाता है। तो ये बात आपकी सही है बेटा। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार कहलाता है, यही बात आपकी सही है। और उपमा तो मैंने उत्प्रेक्षा बता दिया, जहां बेटा उपमेय और उपमान की संभावना होती है वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये भी आपका आंसर बेटा डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें पीपर पात क्या है बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है, आप सभी को बताना है इसमें बेटा। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है, तो मैं आपको बेटा बता दूं यहां पर कि इसमें अगर अलंकार पूछेगा ना कि पीपर पात सरिस मंडोला में, तो याद रखना इसमें अलंकार पूछेगा तो इसमें उपमा अलंकार है आपका। कौन सा अलंकार है बेटा, उपमा अलंकार है। याद रखना उपमा अलंकार वो अलंकार है जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ठीक है। क्योंकि उपमा अलंकार के बच्चों 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग बताए गए हैं उपमा अलंकार के। एक अंग होता है बेटा इसमें उपमेय, उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। एक तो उपमेय, एक माना गया इसमें बेटा उपमान, एक माना गया इसमें बेटा आपका साधारण धर्म। कौन सा बेटा, साधारण धर्म माना गया एक अंग। और एक होता है बेटा इसमें वाचक शब्द। क्या होता है आपका, वाचक शब्द, ठीक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय उसे कहते हैं बेटा जिसकी तुलना हो रही होती है उसे उपमेय कहते हैं।
और उपमान उसे कहते हैं बेटा जिससे आप तुलना कर रहे हो, ठीक है। मतलब ज्यादातर प्राकृतिक चीजों को उपमान माना जाता है और जो मानवीय चीजें होती हैं उसे उपमेय माना जाता है। साधारण धर्म क्या होता है कि उपमेय और उपमान के बीच जो समान गुण होते हैं उनके बीच वो साधारण धर्म होते हैं। वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान के बीच में समानता प्रकट करते हैं, ठीक है। वाचक शब्द मतलब कि ये आपके सा, ये कहीं भी दिखाई देते हैं सी, ये आपको बेटा से दिखाई देता है, या कहीं भी आपको सरिस वर्ड दिखाई देता है। ये तुलनावाचक शब्द होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच तुलना को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पीपल का जो पत्ता है, पीपल पात का मतलब पीपल का पत्ता जो है, याद रखना पीपल का पत्ता सरिस मंडोला, अर्थात पीपल का पत्ता से तुलना कर रहा है कौन बेटा, मन, अर्थात प्राकृतिक चीज से तुलना कर रहा है मन, मतलब मानवीय चीज, कि जो मन जो डोल रहा है वो पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। तो इसलिए याद रखना ये मन डोल रहा, जिसकी तुलना हो रही है बेटा, जिसकी तुलना हो रही है वे बच्चों उपमेय होता है। और आप जिससे तुलना कर रहे हो, तुलना किससे कर रहे हो, पीपर पात, पीपल के पत्ते से, तो बच्चों ये आपका उपमान होता है, याद रखना। और इनके बीच में तुलना कौन कर रहा है, सरिस, और ये सरिस बेटा पूछेगा तो ये एक आपका साधारण धर्म है, नहीं वाचक शब्द है। क्या है बेटा, ये वाचक शब्द है, क्योंकि जिसकी वजह से तुलना होती है वाचक शब्द होता है। और मन डोला, डोलना एक गुण हो गया, इसे कहते हैं साधारण धर्म, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको याद रखना है कि जिससे तुलना कर रहे हो वो उपमान है और जिसकी तुलना हो रही है वो आपका उपमेय है, और दोनों के बीच तुलना कराने वाले शब्द आपके वाचक शब्द हैं। तो यहां पर पीपर पाथ ये आंसर होगा बेटा आपका कौन सा, उपमान। तो ए ऑप्शन आपने लगाया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा होगा बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं अगर कहूं आपसे बेटा हरिपद कोमल कमल से, जैसे हरि पद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब यहां पर देखिए जो हरि के पांव है बेटा वो तुलना किससे कर रहे हैं, हरि के पांव तुलना कर रहे हैं कमल से। तो जिससे तुलना कर रहे हो वो होता है आपका उपमान बेटा, और जिसकी तुलना हो रही होती है बच्चों वो होता है आपका उपमेय, ठीक है। और वो करने वाले किसकी वजह से हो रहा है, से की वजह से, तो ये आपका वाचक हो गया। और गुण क्या है इन दोनों में, कोमल, तो ये हो गया आपका साधारण धर्म। और जिसमें चीजें होती हैं वो होता है आपका उपमा अलंकार, जहां तुलना व्यक्त की जाती है, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का अर्थ क्या है। क्योंकि अलंकार की परिभाषा बेटा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण को अलंकार कहते हैं, ये अलंकार की परिभाषा। और इसमें आपसे पूछा ये गया है कि इस परिभाषा में इस धर्म का अर्थ क्या है। इस परिभाषा में बच्चों पूछा गया है कि इस परिभाषा में इस धर्म का अर्थ क्या है। तो याद रखना काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण को, ठीक है, या इस धर्म का मतलब निकलता है बेटा किससे, गुण से निकलता है। तो अगर किसी ने बी ऑप्शन लगाया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, 80+ क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ पर रिवीजन करना हमें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। अगर आप सभी ने लगाया होगा, बताओ क्या लगाया आप सभी ने, वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट। तो याद रखना बेटा अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आगे क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है कि अलंकार की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकार की महत्ता के संबंध में इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो बेटा कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको छांटना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये इसमें छांटना है बेटा कि इसमें कौन सा कथन ऐसा है जो बेटा आपका सही नहीं है। अलंकार से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल बात सही है। अलंकार से काव्य की सौंदर्य में वृद्धि तो होगी, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि अलंकार से काव्य उत्पन्न होता है, ये कहना गलत है। आप काव्य में वृद्धि कर सकते हो अलंकार से, आप काव्य से मतलब अलंकार से काव्य उत्पन्न नहीं कर सकते, जन्म मतलब जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि काव्य को जन्म देने के लिए एक थोड़ी है, रस भी है, अलंकार भी है, छंद भी है, तो उत्पन्न नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर मतलब पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर अलंकार से काव्य की सुंदर वृद्धि होती, बात सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, यही बात सही है। भाई काव्य रचना करनी है तो आपको अलंकार होने बहुत जरूरी है, तो यही बात आपकी सही है बेटा।
लेकिन अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करता है, ये बात गलत है कि खाली अलंकार ही काव्य सौंदर्य उत्पन्न करता है, ये चीजें गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बेटा होगा इसका करेक्ट आंसर, जो होगा वो सी होगा बेटा। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाव सुनता आती है, ये बात आपकी सही है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो सी करेक्ट आंसर होगा कि कभी भी काव्य सौंदर्य उत्पन्न, अलंकार से काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं होता है, आप काव्य में वृद्धि कर सकते हो अलंकार से, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जहां सौंदर्य उत्पन्न हो रही है बच्चों, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रस, अलंकार, गुण, छंद, तो आप एकदम लगाओगे बेटा क्या, अलंकार। बड़ी अच्छी परिभाषा, सब भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से, कि जहां शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता हो, जहां अर्थों के माध्यम से काव्य की सुंदरता हो, वो अलंकार कहलाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा सब जने देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार के मुख्यतः भेद इनमें से कौन से माने जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, बताइए कौन कौन सा आपने लगाया इसमें आंसर, बताइए। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, कौन सा। यही अगर आपने लगाया होगा तो इसका करेक्ट आंसर कि भाई साहब ए ऑप्शन सही है, शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, और कौन सा आपका उभय अलंकार होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, जल्दी जल्दी देखिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है कि बताते हैं कि डॉट डॉट डॉट, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा डॉट 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 बताते हैं कि यहाँ अर्थों में अद्भुत सौंदर्य है। और आपको सभी को पता है शब्दों में चमत्कार शब्द अलंकारों से होता है और अर्थों से चमत्कार अर्थ अलंकारों में होता है। तो इसलिए आप यहाँ देख लो बेटा कि अर्थ अर्थात शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थ अलंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थों में अद्भुत सौंदर्य है। तो इज द करेक्ट आंसर आपका सी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अलंकार के मुख्यतः भेद कितने होते हैं। ऑप्शन में देख लो बेटा 5, 6, 10, 2। और मुख्यतः कभी पूछे जाए तो याद रखना मुख्यतः केवल 2 ही हैं। एक बच्चों आपका शब्द अलंकार है, एक शब्द अलंकार ही होता है, और दूसरा बच्चों आपका अर्थ अलंकार होता है। एक शब्द अलंकार होता है और दूसरा क्या होता है आपका अर्थ अलंकार। तो अलंकार के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए सब जने। अगला क्वेश्चन है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। और याद रखना मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वर्णों की आवृत्ति जो देखी जाती है ना बच्चों, वो देखी जाती है आपकी अनुप्रास में, ठीक है। और वर्णों की आवृत्ति या समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास क्या है, एक अलंकार है बच्चों, क्या है, एक अलंकार है। तो इसलिए इज द करेक्ट आंसर सी सही होगा कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार देखी जाती है वो कहां देखी जाती है, अलंकारों में देखी जाती है। और अलंकार के किस अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में। तो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है। अभी मैंने आपको बताया बेटा उपमेय का अंग होता है साधारण धर्म, क्या इसमें साधारण धर्म होगा, आप मुझे सब जने बताइए। कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी, नैन मृग नैन से सुंदर। बड़ी अच्छी पंक्ति है कि कोमल है कलाइयां, कमल कुसुम सी, ठीक है, कुसुम माने फूल, और नैन मृग नैन से सुंदर। नैन जो है वो हिरण के नैन से क्या है, सुंदर है। कोमल उसकी कलाइयां हैं, कमल उसके क्या है, कमल सी, कमल फूल सी, कमल फूल कुसुम सी, कुसुम सी। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा साधारण धर्म, तो याद रखना बेटा एक तो कोमल हो गया ये भी, और दूसरा आपका बेटा सुंदर हो गया, क्योंकि सी के साथ तो वाचक हो जाएगा, ही नहीं होगा, कलाइया भी नहीं होगा। तो कमल, कोमल और सुंदर, यही बेटा आपका किसका काम करेंगे, साधारण धर्म का। तो इसलिए इसका आंसर क्या लगेगा बेटा, सी ऑप्शन। अगर सी सबने लगाया होगा तो इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थ अलंकारों की संख्या कितनी होती है। ठीक है बेटा, तो देखो ऐसे अर्थ अलंकारों की निश्चित तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कभी भी अर्थ अलंकारों की संख्या कितनी होती है, तो आप बेटा सब जने ऑप्शन में अगर कहीं 45 हो तो लगा देना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कभी भी अर्थ अलंकारों की संख्या पूछेगा तो 45 से। बहुत अलंकार, अर्थ अलंकार के तो बहुत भेद है बेटा आपके, ये आप सभी को पता होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 15 क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन पढ़िए बेटा, देखो यहाँ पर 15 क्वेश्चन क्या है बेटा, चलिए। कि सागर सा गंभीर हृदय गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा, बताइए। इसमें साधारण धर्म कौन सा है? कि सागर सा गंभीर हृदय गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय, तो क्या है बेटा? मन है, हृदय है, सागर और गिरी है, ये आपका बेटा गंभीर या ऊंचा, बताइए। तो सागर सा गंभीर हृदय, तो याद रखना बेटा ये सागर तो यहां बन जाएगा आपका उपमान। क्या बन जाएगा? उपमान, क्योंकि इससे तुलना हो रही है। सा हो जाएगा आपका वाचक, गुण क्या है? गंभीर, तुलना किसी कर रहा हूं? हृदय की, तो हृदय इसमें उपमेय हो जाएगा, ठीक है। गंभीर इसमें साधारण धर्म हो जाएगा, तो गंभीर देख लो कहां पर है, डी ऑप्शन। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गंभीर या ऊंचा हो जाएगा, गिरी ऊंचा, क्योंकि गिरी से भी तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना होती है वो उपमान होता है। साप का वाचक शब्द हो गया और गुण निकल कर क्या आ रहा है? ऊंचा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बेटा? डी ऑप्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है। जिन पंक्तियों के अंत में की बात कर रहा है बेटा, ये अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखना ये अनुप्रास अलंकार के भेद है। और अनुप्रास अलंकार में कहा गया है कि जिस पंक्ति के दोनों चरणों या पदों के अंत में अगर स्वर व व्यंजन की समानता होती है ना, तो बेटा उसे कहा जाता है, आप सब जने कहना बेटा वहां पर, अनंत्य अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनंत्य अनुप्रास अलंकार। कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की, पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक स्वर की आवृत्ति होती है, वह अनंत अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक अनुप्रास का भेद है। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर, मेरे मन के मीत मनोहर, मनोहर, तुम हो मेरे प्रियवर सहचर, तुम हो मेरे प्रियवर सहचर। अब एक ही पंक्ति, अब यहां देख लो, इस पंक्ति का अंतिम वर्ण देखो बेटा क्या है? र। इस पंक्ति का भी क्या है बेटा? र। जब आपको लगे कि दो पंक्तियां हैं और दोनों पंक्ति के अंतिम जो वर्ण है उसमें चाहे व्यंजन हो या स्वर हो, अगर वो समान होते हैं तो वो अनुप्रास का एक भेद होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं अनंत्य अनुप्रास अलंकार। यही चीज यहां पर पूछी गई थी। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की अगर आवृत्ति हो, मतलब कि जो अगर यहां पर पहले वाले चरण में दिखाई दे रहा है वही दूसरे वाले में दिखा, अंतिम वर्ण में, वो होता आपका बेटा अनंत अनुप्रास अलंकार। गलती मत करना, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तुलसीदास सीदत निशित देखकर तुम्हारे निठुराई। इसमें आपसे पूछा है कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद है? श्रुत्य अनुप्रास, अनंत अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास। तो याद रखना बेटा, अगर आप सभी ने इसमें आंसर लगाया होगा ए ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि याद रखना श्रुत्य अनुप्रास होता है कि जिस पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान के व्यंजन दिखाई देते हैं सबसे ज्यादा, वे आपके श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होते हैं। मतलब कि एक ही उच्चारण स्थान के, आप मुझे बताओ तय का उच्चारण स्थान, तुम कहोगे सर दंतीय है, ल का दंतीय, स का भी क्या है बेटा? दंतीय है, द का भी क्या है? दंतीय है, स का उच्चारण स्थान दंतीय, यहां दंतीय, द दंतीय, त दंतीय, न दंतीय, स दंतीय, फिर दंतीय, दंतीय, द भी दंतीय, यहाँ त दंतीय, यहाँ त दंतीय, ठीक है। मतलब ज्यादातर इस पंक्ति में तुम्हें एक ही वर्ग के मिल रहे हैं, अर्थात दंतीय वर्ग के मिल रहे हैं, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतीय होता है। एक ही वर्ग के ज्यादातर मिल रहे हैं। और जहां जिस पंक्ति में एक ही वर्ग के तुम्हें व्यंजन मिलते हैं सबसे ज्यादा, उसको अनुप्रास में जो रखा गया है वो श्रुत्य अनुप्रास अलंकार रखा गया है। जैसे दिनांत थाते दिनानांत डूबते, जैसे पंक्ति लिखो बेटा आपसे, दिनांत थाते दीनानाथ डूबते, दीनानाथ डूबते। अब देखो जैसे डूबते, इस पंक्ति में आप देखो, इस पंक्ति में तुम्हें एक ही वर्ग के उच्चारण स्थान मिलेंगे। देखो भैया, द दंत्य होता है, न दंत्य होता है, ये भी दंत्य होता है, तय भी, थ भी दंत्य, थ भी दंत्य, द भी दंत्य, न भी दंत्य, यहाँ भी न भी दंत्य, यहाँ थ भी दंत्य, यहाँ तय दंत्य। तो ज्यादातर एक ही वर्ग के जब तुम्हें मिले जिस पंक्ति में उच्चारण स्थान, तो वो अनुप्रास का कहलाता है बेटा आपका श्रुत्य अनुप्रास
अलंकार। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा और गलती नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें बताना बेटा कौन सा अलंकार है। सीधी सी बात है बेटा, जहां वर्णों की आवर्ती, जहां व्यंजनों की समान व्यंजनों की आवर्ती स्वरूप क्रम से आपको दिखाई दे, वहां आपका कौन सा अलंकार होगा बताइए बेटा। यमक, उत्प्रेक्ष, अनुक्ति, अनुप्रास। तो देखो देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, च, यहाँ पे च, यहाँ भी क्या बेटा च। तो तुम्हें च वर्ण की बार बार आवर्ती होने पर ही कौन सा हो जाएगा आपका बेटा, ए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, याद रखोगे। तो जहां समान व्यंजन वर्ण की आवर्ती होती है वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या है बेटा। अनुप्रास अलंकार क्या है, याद रखना, व्यंजन वर्ण की आवर्ती। क्या यह अनुप्रास अलंकार है? क्या बेटा यहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवर्ती एक भी बार ना हो, ऐसा तो बेटा गलत है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन, ये भी गलत है। एक शब्द के अधिक बार, नहीं, शब्द नहीं, अब ए ऑप्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ व्यंजन वर्ण की क्या होती है, आवर्ती होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा कि जो सुख सुजज सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है। देखो बेटा फिर से वो ये बेटा यहाँ पर देखो, अब तो तुम एक ही अलंकार के 3-4 मैंने यहाँ पर दे रखे एग्जाम्पल, जिससे आपको चलो समझ में आ जाए। देखो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब एक ही वर्ण की आवर्ती तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है, तो कौन सा होगा आपका बेटा, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा बच्चों, अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रीजी रीजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे और सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। अब यहाँ पर आपको बताना बेटा कौन सा अलंकार है कि रीजी रीजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, कि ये आपको बताना है कि भाई कौन सा अलंकार का भेद है। तो याद रखना बेटा, रीजी रीजी रहसी रहसी, यहाँ तुम क्या देख रहे हो बेटा, देखो रे 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 है, ठीक है। यहाँ तुम्हें एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार दिखाई दे रही है, तो इज द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास में बेटा ये होगा आपका लाटा अनुप्रास अलंकार, ये बात याद रखना। कौन सा होगा, लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा नहीं होगा, ये होगा आपका बेटा 6 का अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास, अनुप्रास में भी 6 का अनुप्रास में आता है बेटा, ठीक है, जहां केवल एक बार ही आवर्ती होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर देखो बेटा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्ण, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए सब जने कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवर्ती हो, अभी मैंने बताया एक बार आवर्ती होने पर कौन सा होगा बताओ। याद रखना, अगर किसी व्यंजन वर्ण की केवल एक बार आवर्ती होती है ना बच्चों, केवल एक बार आवर्ती होती है, तो एक व्यंजन वर्ण की एक बार आवर्ती होने पर आपका बेटा वो 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, केवल एक बार ही छेकता है। ठीक है, जहां केवल एक बार आवर्ती हो, जैसे सपने सुनहरे मन भाए, सपने सुनहरे मन भाए। अब यहां पर देखो सपने सुनहरे मन भाए, यहां तुम्हें स की आवर्ती केवल एक बार ही दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और जहां केवल किसी व्यंजन वर्ण की केवल एक बार आवर्ती होती है, वो अनुप्रास में कहलाता है आपका 6 का अनुप्रास अलंकार। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंकन किंकुर निपुर धुनि सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा, बताइए। कंकन किंकुर निपुर धुनि सुनी में कौन सा अलंकार लगाओगे। तो याद रखना बेटा, जहां आपको लगे चारों में कोई सा सही, तो वही बताओ। अनंतीय, अनंतीय तो भैया आपको मैंने बताया कि शब्द के अंत में व्यंजन की आवर्ती होनी चाहिए, चरण मतलब सभी समान होने चाहिए। लाटा में शब्दों की आवर्ती होती है, अर्थों में भिन्नता नहीं होती। श्रुत्य, एक ही वर्ण के उच्चारण स्थान होने चाहिए। बचा क्या आपका वृत्तीय, वृत्तीय क्यों है, वृत्तीय का मतलब होता है जहां अनेक, किसी पंक्ति में अगर अनेक बार आवर्ती होती, एक बार नहीं, अब किसी व्यंजन वर्ण की आवर्ती कैसी हो, अनेक बार हो, तो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो कंकन निकुर, कंकन किंकुर निपुर धुनि, देखो यहाँ पर कह की तुम्हें आवर्ती दिखाई दे रही है, यहाँ न की, यहाँ फिर आपको न की न, कई बार आवर्ती होने पर ही हो जाएगा आपको कौन सा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो कहता है कि जहां एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार, अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जहां किसी एक व्यंजन की आवर्ती अग्रबाल को
एक या अनेक बार हो वह कौन सा होता है? अनेक, एक या अनेक बार, एक बार तो नहीं होगी बेटा, एक बार नहीं कह सकते हम, एक बार करोगे तो वो 6 का में चला जाएगा। खाली लिखो जहां एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वो कौन सा होता है? 6 का, वृत्तीय, लाटा या बेटा यमक, क्या लगाओगे? तो बेटा वो होता है आपका कौन सा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। समझ में आया बेटा? कौन सा होता है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बेटा कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यों की वाक्यांशों की आवृत्ति, अब देखो शब्दों और वाक्यांशों की आवृत्ति मैंने आपको बता दी, 6 का में तो वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, 6 का नहीं हो सकता। श्रुत्य में एक ही वर्ग के उच्चारण स्थान, ऐसा तो इसमें संभव है ही नहीं परिभाषा में। वृत्य में अनेक, नहीं भाई साहब, तो जहां शब्द को शब्दों की आवृत्ति देखी जा रही है तो याद रखना वाक्यों की आवृत्ति देखी जा रही है तो वो अनुप्रास में बेटा लाट अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा कि जननी तू जननी भाई विधि ना कछु ना सवाई। इसमें आपको बताना है किस अलंकार का उदाहरण है बेटा जननी तू जननी भाई। बताइए बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां अभी पीछे मैंने परिभाषा पढ़ी ना शब्द उसकी लाटा की, जहां शब्दों की आवर्ती हो, यहाँ जननी की आवर्ती, जननी तू जननी भाई, जननी की आवर्ती है पर अर्थों में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? लाटा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा बच्चों? लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल नवमंडल वृंद खिले, तार का वृंद खिले। पता ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है बेटा कि काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तार का वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ। देखो आपको समझना पड़ेगा बेटा, यमक उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष है या यमक है। ठीक है, लगाइए बेटा क्या लगाया होगा। अगर बेटा आप सभी ने इसमें आंसर लगाया होगा डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर है। यमक का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बेटा? दो, या बच्चों क्या होता है? जोड़ा। अर्थात जहां किसी एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो या 2 बार आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती हो, यमक अलंकार होता है। यहां आप देखोगे बेटा तो घटा 2 बार आए हैं, घटा 2 बार आए हैं, पर दोनों बार में इस घटे के अर्थ क्या है? अलग है। पहली घटे का मतलब बेटा काली घटा अर्थात काले बादल, पहले घटे का मतलब है काले बादल। दूसरे घटा का मतलब हो गया बेटा कम होना। क्या हो गया? कम होना। कि काले बादल का घमंड क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो इसलिए बेटा 2 बार घटाओं का प्रयोग किया गया लेकिन उनके अर्थों में चेंज था या चेंज, अर्थ चेंज है, तब जाकर कौन सा बनेगा? आपका यमक अलंकार बनेगा। एक पंक्ति बेटा इसमें बताओ जरा सब जने। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। मैं थोड़ा पानी पीता हूं बेटा, आप करिए जरा। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, और जे पर पीर ना जानिए सो काफिरा बेपीर में। बताइए बेटा कौन सा अलंकार है? बताओ बच्चों कौन सा इसमें आप अलंकार लगाओगे कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, और जे पर पीर ना जानिए सो काफिरा बेपीर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटा कि यहाँ पीर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पीर आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, एक पीर आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो इन पीर को कई बार देख रहे हो लेकिन अगर इनके पीर में अगर अर्थों में चेंजता हो गई तो यमक अलंकार हो जाएगा। जहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है उनके अर्थों में चेंजता, वो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ यमक अलंकार है क्योंकि कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है। इस पीर का मतलब निकाला बेटा संत से या आपका सज्जन पुरुष की, वही सज्जन पुरुष या वही संत होता है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। इस पीर का मतलब क्या हो गया बेटा? दुख को, या कह सकते हैं बेटा पीड़ा। तो पहली वाली पीड़ा का मतलब सज्जन या पुरुष से, और दूसरी वाली पीर का अर्थ निकल गया बेटा यहाँ पर किससे? दुख और पीड़ा से। जे पर पीर न जानिए अर्थात जो दूसरे की पीड़ा या दर्द को नहीं जानता है, बे काफिरा बेपीर। काफिर का मतलब वो अधर्मी होता है। क्या होता है? वो अधर्मी होता है। और बेपीर का मतलब होता है वो संवेदनहीन होता है। जो दूसरे के दर्द को समझता है, वो जानता है, वो सज्जन पुरुष होता है, संत होता है।
जो दूसरे के दर्द को नहीं समझता है वो अधर्मी होता है, संवेदनहीन होता है। तो यहाँ पीर के अलग अर्थ होने पर ही कौन सा हो गया आपका बेटा यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें यहाँ पर शब्द ने। अगला क्वेश्चन है बेटा कि जिन, तो यमक अलंकार इसका आंसर लगेगा बेटा, कौन सा लगेगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन क्या बेटा कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनके अर्थ प्रत्येक बार बेटा भिन्न हो तो वो कौन सा अलंकार होता है। और आप सभी को पता है बेटा, ये मैंने आपको बताया रहा हूं कि जहां शब्द अनेक बार आ रहे हो पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, पर उनके क्या होते हैं बेटा अर्थ अलग अलग होते हैं, तो आप सभी को पता है उसमें क्या होता है बेटा आपका यमक अलंकार। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन देखिए कि मालत फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर और कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस पंक्ति में आपको बताना बेटा कि इस पंक्ति में आप क्या आंसर लगाओगे। बताइए बेटा शब्द ने कि मालत फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर। यहां आप ये जो मन का देख रहे हो ना, ये मन का आप बेटा यहाँ 2 बार देख रहे हो और ये मन का ही आपका यमक बना देगा, क्योंकि मन का के यहाँ अर्थ बेटा क्या है दोनों बार अलग है। कि माला फेरत जुग भया, कि माला जपते जगते जमाना गुजर गया, समय बीत गया बहुत, फिरा न मन का फेर, मेरे मन की अभी चंचलता खत्म नहीं हुई है, मेरे मन का भी फेर खत्म नहीं हुआ है। तो कहा जा रहा है कि भाई करका की हाथ से जपने वाली जो माला है मोतियों की माला, इस मन का अर्थ हो गया बेटा मोतियों की माला से मन का फेर। इस मन का मतलब हो गया बेटा आपका मन के हृदय से। ठीक है, एक मिनट रुको बेटा, करो जरा ठीक है बाल। तो यहाँ पर इस मन का अर्थ है मोतियों की माला, यहाँ मन का अर्थ होता है आपका हृदय या आपके मन से। तो ये कभी भी पंक्ति आए बेटा तो किस अलंकार की होती है आपकी यमक अलंकार की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट और सारंग चीनो पाई के सारंग कर गई चोट। अगर इस पंक्ति में बेटा अगर आपसे अलंकार पूछेगा तो आप क्या लगाओगे बेटा, सब जने इसका आंसर बताइए। कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई को सारंग कर गई चोट। तो आप क्या देख रहे हो, देखो सारंग की आवृत्तियां कई कई बार हो रही है, तो सीधी सी बात है उत्प्रेक्षा श्लेष यमक या रूपक। तो अगर बेटा आप सभी ने लगाया होगा इसमें सी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर सारंग के बेटे क्या है अर्थ अलग अलग है। एक सारंग आप सुंदर स्त्री से है, एक सारंग का मतलब हवा से है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना बेटा अलग अलग अर्थ होने पर कौन सा आपका यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, शब्द ने लगाइए बेटा कि सुर सुर तुलसी शशि उड़कन के सब दास और कभी खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। क्या होगा बेटा इसका आंसर। तो देखो फिर से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपने क्या देखा कि सुर सुर की आवृत्ति आपको फिर से बार बार दिखाई दी। ठीक है, तो एक सुर का मतलब यहाँ सूरदास से है, ठीक है, और एक सुर का मतलब यहाँ पर बेटा सूर्य से है। कि सूरदास सूर्य है, तुलसीदास चंद्रमा है, केशव दास आपके नक्षत्र हैं, और जितने भी कवि हैं सब जुगनू है, और जहां तहां वो क्या कर रहे हैं प्रकाश कर रहे हैं। तो इसलिए बेटे सुर सुर के 2 अर्थ अलग होने पर ही कौन सा हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा सब जने। कि रुन्नति भृंग घंटा वली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। बताइए बेटा इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका, बताओ सब इसमें क्या लगाओगे बच्चों, आप बताओ जल्दी क्या आंसर, उत्प्रेक्षा रूपक यमक या श्लेष बताइए। तो अगर बेटा आपने यहां पर भी यमक लगाया होगा तो इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि एक कुंजर, यहाँ कुंज के 2 अर्थ है, एक कुंज का मतलब हाथी है और एक यहाँ कुंज का मतलब किससे निकला समूह से। तो समान अर्थ है पर अर्थों में चेंजता, मतलब समान शब्द है पर अर्थों में क्या है बदलाव है, यही आपका यमक अलंकार है। इनमें से मिल जाएगी बच्चों आपको पंक्ति, अगर आप पढ़ लोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको मैंने बता दिया कहाँ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ तो आपको सभी को मिल रही होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताया था, जिसको नहीं पता पिछले वाली वीडियो देखना, वहां पर मैंने आपको बता रखा है। दूसरा है तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारे ताल में। बताइए बेटा इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष है यमक है। लगाइए बेटा शब्द ने क्या लगाओगे इसमें, तरणी के ही संग तरल में।
तो बेटा इसमें भी बेटा यहाँ तरणी आपको दो बार दिखाई दे रहा है। तरणी, एक तरणी ये है और एक तरणी आपका ये है। तो एक तरणी के ही संग तरण, एक तरणी का मतलब हो गया बेटा सूर्य से, और जबकि एक तरणी का मतलब हो गया नाभ से। तो दोनों तरणी के अलग अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी करो, 80 क्वेश्चन है समथिंग, बहुत क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता रहा हूं बेटा। यहाँ बताओ, चलिए इसमें आंसर बताइए क्या है। यहाँ यमक अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा बेटा यमक अलंकार का भेद नहीं है, जल्दी बताओ। सूरज है, जग का भुजा भुजा, बताइए। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ख कुलकुल सा बोल रहा, बताइए जरा। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर अगर आप सभी ने इसका आंसर लगाया होगा ना ए ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ बुझा बुझा के अर्थ में चेंजिंग नहीं है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यहाँ तीन बेर का मतलब हो गया बेटा तीन बार, वो तीन बार खा रही है, और कितने, तीन बेर खा रही। तो इस बेर का मतलब फल है, और इस बार बेर का मतलब बार है। देखो मन का वाला मैंने आपको समझा दिया, यमक में होता खग कुलकुल सा बोल रहा है, तो एक खग कुल का मतलब हो गया यहाँ पर पक्षियों का समूह, और एक कुलकुल का मतलब कल्लक की आवाज। तो बेटा ये तीनों देखेंगे तो यमक अलंकार है, जबकि बेटा यहाँ पर पहले में यमक अलंकार नहीं है, याद रखना। पहले में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पहले में आपका विप्सा अलंकार है। जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थों में चेंजता नहीं होती है, विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए बेटा, इसमें क्या लगेगा। अगला बताइए इसका आंसर क्या, सब जने लगाओ बेटा। सब जने लगाओ जरा, करिए बेटा। कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सुने गंभीर, को घाटी ब्रजभानु जावे हलदर के वीर। कौन सा होगा बेटा इसमें, याद रखना बेटा। सब जने आंसर लगाइए, पीडीएफ तो आपको मिल गई होगी ना, तो आप आंसर क्या है बेटा इसमें बताइए। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सुने गंभीर। तो अगर बेटा आपने इसमें भी बेटा ब्रजभानु जाके यहाँ दो अर्थ निकलते हैं, एक राधा से और एक गाय से, तो इसलिए ये भी कौन सा होगा आपका बेटा यमक अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसमें भी आपका यमक अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, माया महाटगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर। ठीक है, नहीं बेटा यहां उसमें यमक अलंकार नहीं होगा, इसमें आपका यमक अलंकार नहीं होगा बेटा, मैं आपको बताऊं। यहां पर यमक अलंकार नहीं है, इसे सही कर लेना। ये चिर जो भी जोरी जुरे क्यों ना सुने गंभीर, को घाटिए ब्रजभानुजा बेहलदर के वीर। बेटा यहाँ एक ही ब्रजभानु आवर्त नहीं हो रही है, यहाँ ब्रजभानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं ना, एक गाय से एक राधा से निकल रहा है। तो एक यहाँ पर गाय से निकल रहा है बेटा, और एक यहाँ पर राधा से निकल रहा है। तो इसलिए बेटा एक शब्द के जब अनेक अर्थ आ जाते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है, यमक नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर गलती होगी, यहाँ श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा होगा श्लेष। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ होते हैं बेटा, तीन अर्थ निकलते हैं। एक पानी का अर्थ में निकलता है बेटा मोती के रूप में चमक, मानुष का मतलब इज्जत के रूप में, चून मतलब आटे के रूप में, कई सारे हैं आपके बेटा, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष होगा, याद रखना। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो माया महाटगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोली मधुरी वाणी। तो याद रखना बेटा, इसमें भी अगर आप अलंकार लगाओगे तो कौन सा लगाओगे बताओ, सब जने बताओ। तो याद रखना बेटा, माया महाठगनी हम जानी त्रिगुण, इस त्रिगुण के बेटा यहाँ पर अर्थ होते हैं अलग अलग। तो यहाँ त्रिगुण के अलग अलग अर्थ होने पर ही बेटा यहाँ पर याद रखना ये भी आपका श्लेष अलंकार है, सही करके बेटा चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर मेरी भव बाधा हरा, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की छाए परे श्याम हरित दूती होए। ठीक है, याद रखना बेटा इसमें क्या है, अनुक्ति है, यमक है, श्लेष है या रूपक है। तो बेटा इसमें भी अगर आप सभी ने बेटा लगाया होगा आपका श्लेष अलंकार तो द करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ हरित के दो अर्थ हैं, एक बेटा हरा है और दूसरा हरित का अर्थ होता है यहाँ पर प्रसन्न। क्या है बेटा, प्रसन्न। कि जैसे ही कहा जा रहा है कि राधा की परछाई श्याम पर पड़ती है तो या तो श्याम हरे हो जाते हैं या प्रसन्न होने लगते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पर कि बिन घन श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊदो नित बसती बहार वर्षा की है। बताइए कौन सा है इसमें बेटा, रूपक है, उपमा है, यमक है या श्लेष है, इसमें क्या लगाओगे। तो अगर बेटा आपने यहाँ पर देखा होगा नोटिस, तो बेटा घनश्याम के दो अर्थ होते हैं
और जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वो देख घनश्याम माने बेटा बादल होता है, और एक घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण से होता है। तो इस शब्द के यहाँ दो अर्थ होने पर ही कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अजो तरयोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में, बताइए कौन सा अलंकार है बेटा। श्लेष लगाओगे, रूपक लगाओगे, उपमा लगाओगे और उत्प्रेक्ष लगाओगे, बताइए बेटा क्या लगाओगे। देखो इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है श्रुति, इस श्रुति के बेटे दो अर्थ आ रहे हैं, एक अर्थ श्रुति का यहाँ पर सुनना है और एक श्रुति का अर्थ यहाँ पर कान है, और जहां जिस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं आप सभी को बता दिया मैंने कौन सा होता है आपका बेटा श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन कहाँ गया है। ये रे बेटा, चलो जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई, में किस प्रकार का अलंकार है बताइए। जहां गांठ तहां रस नहीं, बताओ उपमा है, यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है। तो बेटा इसमें भी वही वाली बात है, यहां आप देखोगे ना तो यहां आप जो देखोगे गांठ, इस गांठ के दो अर्थ है, एक तो बेटा इस गांठ का अर्थ ईर्ष्या से है और एक इसमें गांठ का अर्थ बेटा गन्ना, किससे बेटा, गन्ना से। तो यहाँ पर बेटा इस गांठ के दो अर्थ होने पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा शब्द ने। अगले क्वेश्चन देखोगे तो बेटा यहाँ पर कि मौसम कोन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार बताइए। मौसम कोन कुटिल कम खानी में कौन सा अलंकार होगा बेटा। तो याद रखना बेटा मौसम कोन कुटिल खल कामी, इसमें अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा लगाओगे बेटा। तो याद रखना बेटा इसमें आपका लगेगा मौसम कोन कुटिल कल कामी, इसमें बेटा आपका वक्रोक्ति अलंकार लगेगा, सी ऑप्शन। पंक्ति याद रखना बेटा, मौसम कोन कुटिल कल कामी, जहां किसी बात को घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है वहां आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसी बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, यहाँ भी किसी बात को घुमा फिरा कर बेटा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो अलंकार होता है वो आपका होता है बेटा आपका काको मूला वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा होता है, काको मूला वक्रोक्ति। तो याद रखना इसमें लगेगा आपका डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है। उपमा अलंकार का कौन सा अंग है बताइए। उपमा अलंकार का उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। तो सीधी सी बात आई, मैंने आपको बताया बेटा उपमा अलंकार में उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, साधारण धर्म भी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इज द करेक्ट आंसर बेटा आपका डी होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सब जने, लगाइए बेटा इसका आंसर लगाइए सब जने। लगाइए बेटा सब जने, इसका आंसर क्या है। मोम सा तन घुल चुलका चुका, अब दीप सा मन जल चुका। बताइए बेटा अर्थ अलंकार का एग्जाम्पल है ये, बताइए। और ये सा शीशे वाले मैंने आपको बताया बेटा, जहां भी सा शीशे वाली चीजें आती हैं या सा शीशे जहां दिखाई देते हैं किसमें आते हैं बेटा, ये आपके अच्छा यहाँ पर ये बता रहा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पूर्ण उपमा, रसन उपमा, लुप्त उपमा, माल उपमा। ये बेटा उपमा अलंकार के ना भेद है, उपलंकार के भेद होते हैं पूर्ण उपमा, माल उपमा। पूर्ण उपमा जिसमें उपलंकार के चारों अंग मौजूद होते हैं, लुप्त उपमा जिसमें उपलंकार का एक अंग नहीं होता, माल उपमा जिसमें एक उपमेय और अनेक उपमान होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। भाई देखो यहाँ पर उपमान यहाँ दो है, एक तो मोम से तुलना हो रही है और एक दीप से। जहां उपमान अनेक होते हैं ना वहां बेटा माल उपमा अलंकार होता है, जहां उपमान क्या हो अनेक हो, उपमेय केवल एक हो। ठीक है, तो याद रखना मन उपमेय केवल एक ही है, मन की तुलना में दीप से कर रहा हूं, मन की तुलना में मोम से कर रहा हूं। तो जब एक ही दो से तुलना कर ले तो वहां पर माल उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, के वह टूटी सी छानी। देखो यहाँ पर फिर से आपका बच्चों क्या आ गया, सी आ गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये सारी सीरीज अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आपको उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए जहां भी आएगा देखो, जैसे उपमा का उपमा अलंकार क्या है, तो मैंने आपको बताया बेटा उपमा अलंकार क्या है, अच्छे से लगाना ये ऑप्शन, भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन। लगा लेना बेटा सीट पे, पीडीएफ तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। चलिए तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखो यहाँ पर बेटा इसका आंसर लगाइए सब जने, सीट पर देख लेना। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तरुआ राम गणेश गोसाई। इसमें बेटा कौन सा आपका बताओ, इसमें बेटा लगा लेना सीट पर सही तरीके से। इसमें भी आपका बेटा कौन सा है, उपमा अलंकार है, सब जने चेक कर लेना बेटा। ये तो मैंने आपको टेस्ट दे दिया था ना,
तो आपने कर लिया होगा, तो चेक कर लेना बेटा कौन सा डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नील पराधीन बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। ठीक है, तो ये बेटा एक तुलना ही है, इसमें बेटा आपका कौन सा लगेगा, उपमा अलंकार ही लगेगा। लगा लेना बेटा, सही कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा शब्द ने यहाँ पर कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लोट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी। देखो फिर से सी आ गया। मैंने क्या बताया बेटा, सी सासी से अगर ये दिखाई देते हैं एकदम लगा दो बेटा कौन सा, इसमें उपमा अलंकार लगा दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशुबंद कैसे सो रहा, तुलना हो रही है बेटा यहाँ पर भी। और मैंने आपको बताया था जहां तुलना होगी वहां कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बेटा शब्द ने कि भूल सी सू, देखो भूल सी फिर से सी आ गया। और मैंने आपको बताया था ज्यादा नहीं सोचना है, ये सीरीज है बेटा, जहां भी आ गया वहां लगा दो उपमा अलंकार एकदम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पर कि चंद्रमा सी अलोकित, फिर से सी आ गया। और बेटा जहां सी आएगा तो इसमें करने की जरूरत नहीं है कि एकदम लगा दो कौन सा, उपमा अलंकार। ठीक है, ये सासी से आपको याद रखने अच्छी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन 55 देखिए। उपमा और उपमान के बीच समानता बनाने वाले शब्द क्या होते हैं, जो समानता जिसकी वजह से तुलना होती है, मैंने अभी आपको बताया उन्हें क्या कहते हैं, बताइए जरा बेटा। समानता विकट करने वाले शब्द आपके कहलाते हैं यहाँ पर क्या, वाचक शब्द। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा यहाँ पर, वाचक शब्द। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन बताइए। हरिपद कोमल कमल से बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसे तो मुझे लगता है इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने लिख भी दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, हरिपद कोमल कमल से में उपमा अलंकार ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा शब्द ने 57वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, बताइए बेटा अर्थ अलंकार कौन सा आता है। याद रखना बेटा अर्थ अलंकार, देखो यमक शब्द अलंकार में आता है, यमक होता है शब्द अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति भी आपका शब्द में आता है। ठीक है, श्लेष भी आपका शब्द में आता है, बचा आपका रूपक। रूपक जो होता है बेटा ये अर्थ अलंकार में आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा यहाँ पर। आगे कर सरोज जयमाला उठाई, प्रेम विवश पही राई ना जाई। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा बेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब दो चीज को एक ही मान लिया जाता है, जब एक को दो नामों से पुकारा जाए, वो आपका रूपक अलंकार होता है। जहां उपमा उपमान एक ही होते हैं, जहां उपमा उपमान में अबोध आरोपण होता है। तो यहाँ पर देखो उपमा भी नहीं होगा बेटा, उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, अनुप्रास में आवृत्ति होती है, बचा क्या आपका रूपक अलंकार। कर माने हाथ होता है बेटा, और सरोज माने कमल। हाथ और सरोज को दोनों को एक ही मान लिया, तो बेटा जहां किसी चीज को एक ही मान लिया जाता है, योजक चिन्हों के साथ आते हैं बेटा। जब दो शब्द आपको योजक चिन्हों के साथ दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर वो रूपक ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका, रूपक अलंकार। ये तेरा शिशु जग है उदास। अब देखो यहाँ पर फिर से, ये तेरा शिशु जग है उदास। भाई शिशु माने तो चंद्रमा होता है, जग माने संसार होता है, शिशु जग दोनों को एक ही पुकार रहा है, एक ही नाम से। और जब दो नामों को एक से पुकारता है तो बेटा वहां भी आपका रूपक अलंकार ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या आरोप हो या अभेद हो, वो आपका बेटा वहां भी कौन सा होता है, बताया मैंने आपको बेटा, वो भी आपका रूपक अलंकार ही होता है। ठीक है, तो गलती मत करना, निशान लगाते रहना। अपने टेस्ट में ना आपको दे दिया था, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबा रही तारागढ़ उषा नगरी। बेटा तो जहां योजक चिन्हों के साथ दो शब्द देखो, यहाँ पर योजक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अंबर अलग होता है, पनघट अलग होता है बेटा। ये भी कौन सा हो जाएगा इसमें बेटा, आपका रूपक अलंकार ही हो जाएगा। इसमें भी कौन सा, रूपक अलंकार। देख लेना सीट में आगे होगा उधर, रूपक अलंकार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन 61वां क्वेश्चन हो चुका है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बेटा 62 की। मुख कमल समीप सजे थे। देखो मुख अलग होता है, कमल अलग होता है, लेकिन दोनों को बेटा एक मान लिया, मुख कमल एक मानने पर ही कौन सा हो जाएगा आपका बेटा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में तो कौन सा अलंकार है, बढ़ंत बढ़ंत संपत्ति सलिल मन सरोज बन जाई, और घटत घटत सुन फिरी घटके वर्षे समल कुमलाई। यहाँ देखो मन और सरोज को एक मान लिया, और मन और सरोज तो अलग होते हैं। मन माने मन होता है, सरोज माने कमल होता है। तो जब एक मानने पर ही कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतने भारी नहीं होते बेटा, आपको सबको मैंने पढ़ा दिया, मैंने आपको ऐप पर अच्छी तरह से। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जाज को पंछी पुनी जाज पे आवे। तो देखो यहाँ पर फिर से वही वाली बात कर दी बेटा,
कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, कमल नयन को छड़ी मातम और देव को ध्यावे। तो यहाँ कमल नयन में अलंकार है। तो कमल नयन को, ये कमल नयन तो एक मान लेना, कमल अलग होता है, नयन अलग होता है, दोनों को एक मानने पर कौन सा हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बच्चों, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूले का सकलमयी छाई जानू बरसा ऋतु फिरकट बढ़ाई। अब देखो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, ये मनुहू मानहू आ जाए, या आपका जनुहू आ जाए, या आपका मनुहू आ जाए, या आपका जनुहू आ जाए, ये मानू जानू पानू ये जो आते हैं ना, ये उत्प्रेक्ष बनाते हैं संभावना में। तो देखो यहाँ पर जनु बट आ गया, और जहां आपको बेटा जनु बट दिखाई देगा ना, ज्यादा नहीं सोचना, एकदम लगा देना उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इज द करेक्ट आंसर सी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा, कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, आई मैंने आपको बता दिया समानता की भावना व्यक्त की जाएगी, संभावना उत्प्रेक्षा में ही होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन करिए बेटा जल्दी देखो, 67 क्वेश्चन कहता है ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक, देखो फिर से आ गया, संभावना व्यक्त कर रहा है जो से, और जो से भी जुड़ा हुआ किसमें आता है आपका बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लगाइए बेटा, सबने सही निशान लगाइए। यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है बेटा, कि निम्नलिखित में गद्यांश में अलंकार है, झरनों का पानी लेकर गज बिछड़क रहे मत वाले मानो, देखो फिर से मानो आ गया, और बेटा मानो आने पर मैंने आपको बता दिया मानो है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, जहां भी ये चिन्ह आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है भाई, सोहर ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शहर पर। यहाँ भी बेटा पूरी पंक्ति आएगी कि मानो नीलमणि, मानो नीलमणि, तो यहाँ मानो बट आ जाएगा, तो इसलिए बेटा आपके उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, मनहु आ गया उत्प्रेक्षा हो गया, मानो आ गया उत्प्रेक्षा हो गया, बचा क्या आपका बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर अमृत के सम, और ये सम वाले के समान मैंने उपमेय बताया, तो यहाँ तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर बेटा इसमें बी ऑप्शन है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से उपक धोए, कि बिना पानी मतलब पानी परात को, मतलब कि पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन से जल धोए, कि आंखों के पानी से आप कैसे पैर धो सकते हो। तो यहाँ पर किसी बात को इतनी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करा जा रहा है बच्चों, और जहां किसी बात को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाए जो कभी हो ही नहीं सकता, तो वो वहां जो अलंकार होता है वो होता है आपका अतिशुक्ति अलंकार। इस पंक्ति में कहीं पूछेगा तो आपको अतिशुक्ति अलंकार कहा मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि बेटा यहाँ पर अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, अनुप्रास शब्द में आता है, यमक शब्द में आता है, श्लेष में आता है, आप सभी ने लगा दिया होगा बेटा, यहाँ इज द करेक्ट आंसर आपका बी होगा अतिशुक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, यहाँ पर आगे है बेटा, यहाँ पर देखोगे तो विधु बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। तो यहाँ भी देखो किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कि बांधा था विधु को, कि भाई चंद्रमा को कौन बांध देगा, है नहीं, तो किसी बात को जो कभी संभव ही नहीं हो सकता उसको संभव कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा आपका कौन सा बेटा अतिशुक्ति अलंकार हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मित्र प्रीति पुनः रहे आनंद ओ उपजास, इसमें बेटा ज्यादा नहीं सोचना, ये पंक्ति है ये भी आपकी बेटा अतिशुक्ति अलंकार की है। ठीक है, निशान लगाते रहो बेटा, पीडीएफ में आप सभी के पास है। वह सर इधर गंडवीर गुण से भिन्न जैसे ही हुआ धड़ से जयद्रथ, इसमें बेटा आपका ना अतिशुक्ति अलंकार ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो आंसर होगा ना वो होगा आपका इसमें अक्रमर्ती अतिशुक्ति, जहां आक्रमण वाली चीजों में ज्यादा किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। दुल्हन ही अंगिया कहे ना धोबाई, इस पंक्ति में लगाइए बेटा, इसमें आपका होगा रूप का अतिशुक्ति। चेक कर लेना बेटा, सब जने निशान लगा लेना। ठीक है, चलिए अगला, इतना टाइम नहीं है बच्चों ना, तो मैं पूरी व्याख्या के साथ में बता देता, मैंने आपको पूरे चैप्टर पढ़ा दिए हैं अच्छी तरीके से, तो गलती मत करना। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो याद रखना वहां पर जो अलंकार होता है ना वहां अर्थ अलंकार होता है, अर्थन्यास अलंकार होता है। जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां आपका अर्थन्यास अलंकार होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत प्रसंग, याद रखना ये पंक्ति बेटा किसकी आपकी अर्थन्यास अलंकार की है। जो रहीम जो अच्छे प्रकृति का होता है उसका कभी भी बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिप्त रहते भुजान भुजंग, जैसे चंदन के पेड़ पर तुमने देखा होगा सांप लिपटे रहते तब भी उसकी महक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, चलिए तो याद रखना अर्थन्यास अलंकार है, कभी भी आए तो गलती मत करना। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए।
तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुवन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो जब किसी बात का, किसी वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख कर दिया जाता है बेटा, तो वो होता है आपका कौन सा, आपका उल्लेख अलंकार होता है बेटा। तो ये पंक्ति आपकी उल्लेख अलंकार की, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। ये भी बेटा एक तरह से क्या आपका, बताइए क्या है, तब से है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। ये जो पंक्ति बेटा याद रखना, इसमें आपको लगाना पड़ेगा विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा। 80वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है बेटा? तो याद रखना इसमें बेटा आपका कौन सा विरोधाभास अलंकार है, गलती मत करना। इसमें भी सब जना आंसर लगा लेना बेटा, आपका विरोधाभास अलंकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। और आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है 81 कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं सकती, किसी और पर प्रेम पति का नारिया सह नहीं सकती। याद रखना बेटा, इसमें जो अलंकार होगा ना वो आपका होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दृष्टांत अलंकार। सब जने लगा लेना बेटा, इसमें कौन सा आपका दृष्टांत अलंकार। तो तुम कहोगे सर अर्थ नहीं समझा रहा हो, बेटा इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारा तो समझाऊं मैं, बहुत क्वेश्चन है अभी, समथिंग 100+ क्वेश्चन है। मैंने पूरे विस्तार से तुम्हें ऐप पर पढ़ाया, एक एक चीजें बड़े बिंदास तरीके से बताया, बस मैं रिवीजन के लिए आपको करवा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाए। दृष्टांत अलंकार इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तो मैंने बताया था बेटा जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वो आपका दृष्टांत अलंकार ही होता है। तो इज द करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, कि बिना कारण के आप कार्य कर रहे हो, बिना पैर के चल रहे हो, बिना कान के सुन रहे हो, तो आपका होता है बेटा विभावना अलंकार। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बेटा। बिनु पग चले, कि बिना पांव के, मैंने बताया बेटा कारण है नहीं, बिना पांव के चल रहे हो, बिना कान के सुन रहे हो, तो कौन सा आपका बेटा विभावना अलंकार ही है, गलती मत करना। ठीक है, ऐसी बेटा अगला आपका निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि बेटा जो बुराई करता है दूसरों की उसे अपने पास बैठा कर रखिए, आंगन में कुटी छवा कर रखिए उसे, और ना ही उसे पानी दो, ना ही उसे साबुन दो, और देखो अपना आप ही वो पवित्र हो जाएगा। तो बिना कारण के ही तुम कार्य कर रहे हो, तो ये भी आपका विषय विभावना अलंकार में ही काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए जरा। ना ही पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकासी काल अली कली सो विद्यो आगे को नवाल। याद रखना, बड़ी अच्छी पंक्ति है बेटा। इसमें आपका होता है अनुक्ति अलंकार, जब किसी बात को किसी दूसरे पर ढालकर बताई जाती है वो आपका अनुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए बेटा सब जने, कि जहां किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए, मैंने आपको बताया जहां किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाती है वो आपका अनुक्ति अलंकार होता है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। 88वां क्वेश्चन देखिए बेटा। पाई महावर देन कही नहीं बैठी आए, फिरी फिरी जान महरिया रेड़ी मेड़त जाए। ये भी याद रखना बेटा, इसमें जो अलंकार होगा आपका वो होगा आपका पाई महावर देन कहू नैया बैठी आए, फिरी फिरी जान महरिया एड़ी मिड़त जाए। बताइए बेटा कौन सा अलंकार है इसमें, जल्दी बताइए, मैं पानी पीऊं बेटा, गर्मी बहुत है बेटा आज, करिए जरा। करिए बेटा, क्या लगाया इसका बेटा आंसर आपने? तो याद रखना बेटा, इसका आंसर लगेगा आपका बी ऑप्शन लगेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार कौन सा बताइए बेटा। तो अगर आपने बेटा यहाँ पर देखा होगा ए बी सी डी, तो आपको पता चल रहा हो, देखो मानव वाला तो उत्प्रेक्षा होता है, तो इसका ये ऑप्शन ही सही है। ओस बिंदु चुक रही है हंसरी मोती उनको जान, तो इसमें ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे बेटा यहाँ पर कि दिवसान का समीप मेघमा आसमान से उतर रहा। जब कोई प्राकृतिक चीज से वर्णन करा दिया जाता है, जब कोई प्राकृतिक चीज मानवीय चीज का वो काम करती है,
तो आप सभी को पता है बेटा वहां पर कौन सा होता है आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस द करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी कुछ बचे हैं बेटा, इन्हें भी कर दे। ऊषा सुनहरे तीर बरसाती, यही बेटा यहाँ पर लिख लेना, अच्छी तरह लगा लेना, ये भी आपका मानवीकरण अलंकार है। मैं सारे निशान लगा देता हूँ बेटा, मैंने आपको सब तो पढ़ाई दिए अच्छे से। यहाँ पूछा अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, तो वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, यही आपका मानवीकरण अलंकार आता है बेटा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो आगे कुछ और है बेटा। जैसे यहाँ पर ये कुछ दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। देखा दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, सीधी सी बात है बेटा, वृक्षों से मनुष्य वाला कार्य करा रहा है, तो ये भी आपका मानवीकरण अलंकार होगा। छिपा रही घूंघट सुंदरी क्या अपना आनंद तू, ये भी बेटा आपका देखेंगे आनंद सी ही चंद्र चमकता। अब देखो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जो सा आ रहा है ना वो मानव चीजों के साथ आ रहा है, और जब सा और सा मानव चीजों के साथ आता है वो आपका प्रतीप अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। जिसे दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। अब देखो मानव चीजों के साथ आ रहा समान, और मानव वाली चीजों के साथ प्रतीप अलंकार, और प्राकृतिक चीजों के साथ उपमा अलंकार। उतरे नाये जामुन जल सो शरीर, मानवीय चीजों के साथ आ रहा है बेटा, मानवीय चीजों के साथ आने पर आपको कौन सा हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, कौन सा हो जाएगा इसमें भी, प्रतीप अलंकार। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, फिर से बेटा यहाँ पर वही वाली बात आ गई। यहाँ पर तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, यहाँ सम जो है वो आपका मानवीय चीजों के साथ है, और मैंने बता दिया मानवीय चीजों के साथ आने पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर 90 क्वेश्चन है बेटा, इसे आपका मिलान करना सही तरीके से। बताइए कौन सा इसमें सही हो, बताइए जल्दी कौन सा इसमें सही होगा। वह आदमी नहीं हैवान है, वो तो मानो देवता। अब देखो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मानो आ गया, और तुम्हें पता बेटा मानो किस में आता है, उत्प्रेक्षा में। उत्प्रेक्षा कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, मतलब दूसरे का पहला देख लो कहाँ पर है, दूसरे का पहला हमें दिखाई दे रहा है आपका बेटा बी ऑप्शन में, या और देख लो इधर, डी ऑप्शन तो कुछ नहीं है ऐसा, नहीं डी ऑप्शन इधर होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है और देख लेंगे, पहला हो गया। और जबकि कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, और आप तो साक्षात इंद्र हैं, अब मतलब कि साक्षात इंद्र घोषित कर दिया ना, तो इसका डी का मैंने आपको बताया जब दो चीजों को एक साथ मान लेते तो वो होता आपका रूपक अलंकार। ठीक है, और वह तो मानो देवता उत्प्रेक्षा में लगता है, फिर वहां पर ये भी होगा, यहाँ थोड़ा ना ऑप्शन एक और होगा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये बिल्कुल सही बैठेगा बेटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, देख लेना इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इधर देखिए बेटा 99वां क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए कि मुख नहीं चंद्रमा है, मुख तो चंद्र ही है, मुख देखकर चंद्र का आभास हुआ, मुख है कि चंद्र है। बताइए बेटा इसमें क्या आंसर लगाओगे, बताओ। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख तो चंद्र ही है। ठीक है, तो बी का आप 3 देखो, यहाँ कहाँ आ रहा है, बी का 3 आपका बेटा इसमें ही आ रहा है, तो बी में 3 की मुख को ही चंद्र मान लिया ना, रूपक अलंकार में काउंट करेगा, मैंने आपको बता दिया, तो इज द करेक्ट आंसर आपका सी होगा। चलिए मुझे लगता है एक लास्ट क्वेश्चन बचा आपका बेटा, फिर आपके एक खत्म हो जाएगा। रवि को चाह सरोज ज्यो शशि को चाह चकोर, घन को चाहत मोर ज्यो त्यों ही तुमको मन मोर। इसमें आपको बेटा कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, सभी को कमेंट करके बताना है। देखो मैंने जल्दी इसलिए करी बेटा, क्वेश्चन को सो थे, मैंने बेसिक आपको अच्छी तरह पे पढ़ा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से मिलान कर लेना, इन सभी अलंकारों को एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, ओके बेटा, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, जय।